हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन एंड जेई। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, सो इसीलिए हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया। सो आज हमारा डे 8 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its lowest temperature। किसी भी सब्सटेंस का जिसमें ये आग पकड़ लेता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, इग्निशन टेम्परेचर। Dash is a chemical process or reaction between fuel, that is the hydrocarbon, and oxygen, producing heat and light energy resulting in a flame। सो ऐसा कौन सा केमिकल प्रोसेस है और रिएक्शन है जहाँ पर फ्यूल दैट इज द हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर हीट प्रोड्यूस एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस करते हैं? सो दैट इज द कंबशन। सो करेक्ट आंसर इज कंबशन। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज इनएफेक्टिव इन extinguish fires involve oil and electric equipment, detailing the properties of water that lead to its limitations। वाटर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जब आग लग जाता है और ऑयल में जब आग लग जाता है तो वाटर क्यों इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? वाटर का लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर इज डेंसर देन द ऑयल। ओके, सब अगर उसके ऊपर आगे ऊपर हम वाटर अप्लाई करें तो वाटर ऑयल से डेंसर है, सो वाटर नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर आग कंटिन्यू चलता रहेगा। और इलेक्ट्रिक अप्लायंस में क्या होगा? वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सो ये दोनों ऑप्शन के लिए वाटर इज, ये दो लिमिटेशन के लिए हम वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाटर इज डेंसर देन ऑयल एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज रिफाइंड बाय ए प्रोसेस नोन एज क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज रिफाइंड बाय ए प्रोसेस, किस प्रोसेस से हम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं? सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज रिफाइंड बाय ए प्रोसेस नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज द नेचुरल सोर्स फ्रॉम व्हिच पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड? पेट्रोल एंड डीजल हम किस नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं? सो दैट इज द नेम ऑफ द नेचुरल सोर्स इज द पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम से हम पेट्रोल एंड डीजल ऑब्टेन कर सकते हैं। Which of the following is tough, porous and black substance and almost pure form of carbon? So निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक प्योर फॉर्म है? So that is the coke. Coke is a tough, porous and black substance and almost a pure form of carbon. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2,4। सो कार्बन एक नॉन मेटल है। Which of the following is a pair of exhaustible natural resources? निम्नलिखित में से कौन सा पेयर एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल है? सो करेक्ट आंसर इज मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ। मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ एक ऐसा पेयर है जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के कैटेगरी में आता है, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, नेचुरल गैस में कौन सा चीज मेनली पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज द, नेचुरल गैस में ज्यादातर पाया जाता है मीथेन। ओके, नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड, ऐसा डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम किस नाम से जानते हैं? जो माइक्रोब्स डिजीज कर सकते हैं उसको हम पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो डिजीज कॉज करता है उसको हम पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे सल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी, ये सब पैथोजेंस के कैटेगरी में आ जाएगा। Which bacteria is responsible for the formation of card? कार्ड के फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? सो नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को कार्ड में ट्रांसफर करता है। At what temperature is milk is boiled for 15 to 30 seconds in the pasteurization process? So किस टेम्परेचर में मिल्क को अगर हम 15 to 30 सेकेंड बॉईल करें
in a pasteurization process. So it is a 72 degree centigrade. 72 डिग्री सेंटीग्रेड में पैस्चराइजेशन प्रोसेस में हम मिल्क को 15 टू 30 सेकेंड बॉयल करते हैं, जैसे इसमें जितने सारे जर्म्स यानी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया हैं वो इसमें मर जाएं। द डिजीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, सिट्रस कैंकर एक ऐसा डिजीज है, वो किससे फैलता है, किसके कारण होता है? सो इट इज वन काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। ओके, सो नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज Xanthomonas, Xanthomonas citri. So citrus canker is a disease caused by the bacteria and name of the bacteria is Xanthomonas citri. Amoeba and Paramecium are the members of, Amoeba and Paramecium किसके कैटेगरी में आता है? So Amoeba and Paramecium ये आता है प्रोटिस्टा के कैटेगरी में। और प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, इसका जो फीचर्स है ये होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ओके, ये होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। सो पैरामीशियम आर द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड फोल्डिंग द सॉइल इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं और फोल्ड करते हैं, सो इसको हम कहेंगे प्लॉइंग। प्लॉइंग इज अ मेथड जहां पर सॉइल को लूज और फोल्ड किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेट ऑफ रबी क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी क्रॉप का एग्जांपल है? सो करेक्ट आंसर इज द व्हीट। ओके, व्हीट एक रबी क्रॉप का एग्जांपल है। क्रॉप रोटेशन इज अ प्रैक्टिस टू ग्रो डैश ऑन द सेम फील्ड। क्रॉप रोटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो क्रॉप रोटेशन इज अ प्रैक्टिस जहां पर हम लेगुमिनस क्रॉप को दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में कल्टीवेट करेंगे। ओके, एक ऐसा लेगुमिनस क्रॉप जैसे पी, इसको हम दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में कल्टीवेट करेंगे। जैसे ऐसा करने से क्या होता है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है, नाइट्रोजन लेवल होता है, ये मेंटेन रहता है। ओके, क्योंकि लेगुमिनस है उस सॉइल में नाइट्रोजन का जो डिफिशिएंट हो जाता है वो पूरा कर देता है। सो करेक्ट आंसर इज ए लेगुमिनस क्रॉप बिटवीन टू सीरियल क्रॉप। If a farmer uses excessive chemical fertilizer, what long-term effect might this have on soil? So अगर कोई भी फार्मर अपने खेत पर एक्सेसिव अमाउंट पर केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? सो इसका जो सॉइल है, सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से जो सॉइल का जो पीएच लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो सकता है। ओके, सो इससे क्या होगा, इससे सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो इलेक्ट्रिक घंटी होता है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? सो ये काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके हमने इलेक्ट्रिक बिल बनाया। द एनर्जी कंजर्वेशन बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर। सो इलेक्ट्रिक हीटर में एनर्जी का जो कन्वर्शन होता है वो किस तरह का होता है? सो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीटर एक ऐसा डिवाइस है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पुट करते हैं और हीट जनरेट होता है। ओके, सो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, फ्यूज वायर किसके बेसिस पर काम करता है? सो ये काम करता है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, घर में हम फ्यूज वायर लगाते हैं, जैसे फ्यूज वायर ये बना होता है लेड और टिन से। ओके, सो ये काम करता है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो फ्यूज वायर क्या होगा, टूट जाएगा, जैसे घर में जो बाकी सब जितने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो खराब ना हो जाए। सो ये काम करता है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द थिकर एंड शॉर्टर लाइन्स रिप्रेजेंट, सपोज ये एक इलेक्ट्रिकल
सेल का सिंबल है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल। जो थिकर एंड शॉर्टर लाइन है, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये है नेगेटिव टर्मिनल जो थिकर एंड शॉर्टर है, और ये लंबा और पतला जो है ये है पॉजिटिव टर्मिनल। So in the symbol of electric cell, the thicker and shorter line represent the negative terminal. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.